नमस्कार दोस्तों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसटीईटी एग्जाम 2020 के सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट के लोकतांत्रिक राजनीति नामक पुस्तक कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 6 लोकतांत्रिक अधिकार का भाग 2 और अंतिम पार्ट देखेंगे। और इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में चैप्टर 6 के लोकतांत्रिक अधिकार के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ और वन लाइनर क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, इसलिए जो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसलिए चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने के पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि मेरे YouTube चैनल पे जितने भी ये वीडियो अपलोड होते हैं, इसके सभी इम्पॉर्टेंट MCQ का क्विज का आयोजन टेलीग्राम चैनल पर किया जाता है, जो कि आज दोपहर में 2 बजे आयोजन किया जाएगा। आप उसमें ज़रूर भाग लें, क्योंकि उसका एक टाइम लिमिट रखा गया, क्वेश्चन बाउंड का टाइम लिमिट रखा गया है। 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मिनट का समय रहेगा, और 30 मिनट में जो पार्टिसिपेट करते हैं उस क्विज में, उन सभी का रिजल्ट भी रैंक वाइज प्रकाशित किया जाता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि दोपहर 2 बजे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। और जो टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, इसलिए वहाँ से जा करके चैनल को ज्वाइन करें और क्विज में पार्टिसिपेट करके अपने आप को परखें, अपने तैयारी को जरूर परखें। आइए चलिए शुरू करते हैं। सूचना का अधिकार, देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005 में बनाया गया था, और यह जो अधिकार है वो भारत के समस्त नागरिकों को केंद्र सरकार द्वारा एक पारित अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत किसी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्था से किसी कार्य या निर्णय से संबंधित सूचनाएं मांगी जा सकती हैं। नेक्स्ट बात आती है कि सूचना के अधिकार कानून कब लागू हुआ। तो ये पारित हुआ 15 जून 2005 को और लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्था को किसकी नियुक्ति करना अधिकार अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर होता है लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, लोक सूचना अधिकारी को लोगों द्वारा मांगी गई सूचना को कितने दिनों के अंदर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। तो इसका टाइम लिमिट रखा गया है 30 दिन। 30 दिन के अंदर उन्हें सूचना प्राप्त कराना अनिवार्य है। अब बात आती है कि इसमें फ़ी कितना लगता है। तो इसमें फ़ी लगता है, क्या प्रोसेस होता है, एक लिखित आवेदन देना होता है और उसके साथ 10 रुपये नगद या पोस्टल ऑर्डर के द्वारा देना होता है। तो प्रश्न यहाँ पे बनता है कि सूचना का अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने वाले के लिए कितना शुल्क देना पड़ता है। तो लिखित आवेदन प्लस ₹10 नगद या पोस्टल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत सूचना मांगने हेतु किसे शुल्क मुक्त रखा गया है। तो जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, BPL लोग हैं, उन्हें कोई भी फ़ी नहीं देना पड़ता है। जो ये 10 रुपये की फ़ी है वो उन्हें नहीं देना पड़ता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अगर लोक सूचना अधिकारी निश्चित समय सीमा के अंतर्गत सूचना नहीं देता है तो क्या किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, प्रथम अपील के लिए अपीलीय प्राधिकारी के यहाँ अपील करना होगा। अगर वहाँ से भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो दूसरी अपील करना होगा राज्य सूचना आयोग, जो कि प्रत्येक राज्य में बनाया गया है। इसके बाद क्या संगठन होता है, केंद्रीय सूचना आयोग। यहाँ से भी अगर हम संतुष्ट नहीं होते राज्य सूचना आयोग से, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग। और उसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वह दिल्ली में स्थित है। और प्रत्येक राज्य में अपना एक राज्य सूचना आयोग बनाया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सूचना अधिकारी के गलत सूचना देने या गुमराह करने पर कितने जुर्माने का प्रावधान है। तो ₹250 प्रतिदिन से लेकर के अधिकतम 25,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। आइए अब सूचना का अधिकार समाप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट। देखिए, फर्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 1 जो लोकतांत्रिक अधिकार का था उसमें हमने देखा था मौलिक अधिकार के बारे में। इसमें हम लोग देख रहे हैं सूचना का अधिकार, मानव अधिकार, और नेक्स्ट पॉइंट आगे देखें। मानव अधिकार की बात हम कर रहे थे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो की गई थी 1993 में। और नेक्स्ट पॉइंट आती है बात,
इसके साथ ही भारत के अनेक राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार की स्थापना की गई। मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या पदाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश कौन करता है? राज्य सरकार से करती है। जो मानवाधिकार आयोग है वो क्या करता है? राज्य सरकार से मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अधिकारों का बढ़ता दायरा। कैसे कैसे व्यक्ति का अधिकार बढ़ता चला गया है? तो मूल अधिकारों में से बहुत सारे अधिकार निकले हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मानव अधिकार, महिलाओं से संबंधित अधिकार, बच्चों से संबंधित अधिकार। ये सभी मूल अधिकारों के विस्तार ही हैं। जैसे हम शिक्षा का अधिकार देखते हैं तो जो हमारे न्यायाधीश हैं उन्होंने ये निर्णय दिया सर्वोच्च न्यायालय के कि जो शिक्षा का अधिकार है वो जीवन जीने का एक मूलभूत आवश्यकता का अधिकार है, इसलिए उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 क में इसका वर्णन किया और उसको जोड़ा। उसी तरह सूचना का अधिकार भी मांगा गया कि व्यक्ति की निजी आवश्यकता है कि उन्हें सूचना पाने का अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, मानव अधिकार, महिलाओं से संबंधित अधिकार, बाल श्रम से या बच्चों से संबंधित अधिकार, इस सभी मूल अधिकारों से ही निकले हैं। अब बात आती है कि किसी भी नागरिक को आपातकाल में किस प्रकार के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो देखे होंगे मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है पिछले भाग 1 के वीडियो में, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जा करके आप देख सकते हैं। लोकतांत्रिक अधिकार भाग 1 जिसमें पूर्णतः मौलिक अधिकारों का ही वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर बात आती है कि कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता या उसे वंचित नहीं किया जा सकता, तो वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन जीने का अधिकार। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है ऐसे निर्णय, और इसमें भोजन का अधिकार सम्मिलित है। अब बात आती है कि किन देशों में नागरिकों और उनके घरों की तलाशी ली जा सकती है, नहीं ली जा सकती, उसके फ़ोन रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते और उनके पत्र आदि खोलकर नहीं पढ़े जा सकते हैं। तो ऐसे हैं दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में ऐसी चीज़ें अभी संभव नहीं है। बात आती है अब आगे कि मानवाधिकार आयोग पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में मुआवजे की सिफारिश राज्य सरकार से कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो ऐसा बात है जो कर सकती है। कार्रवाई करने के लिए भी पत्र लिख सकती है और सिफारिश कर सकती है राज्य सरकार से, और उसको मुआवजा देने के लिए भी सिफारिश कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वरिष्ठ नागरिक किसे कहते हैं। तो भारत का ऐसी प्रत्येक व्यक्ति, किसी भी धर्म के जाति का हो, महिला हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, जिसकी आयु 60 वर्ष की हो गई है, उसे हम वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि रैगिंग शब्द क्या, शाब्दिक अर्थ क्या है। तो रैगिंग जो इंग्लिश शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है कष्ट देना। नेक्स्ट पॉइंट आता है माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण पुत्र का दायित्व के लिए कब और कौन सा अधिनियम बनाया गया कि पुत्र का जो दायित्व है कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करें। तो ये बनाया गया 2007 में एक एक्ट बनाया गया जिसके अंतर्गत ये पुत्र का दायित्व कर दिया गया। भ्रूण हत्या रोकने के लिए भारत में कौन सा कानून बनाया गया है। तो भ्रूण हत्या रोकने के लिए भारत में गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व अधिनियम, निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम 1994 बनाया गया है और इसके तहत भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। और अगर कोई प्रथम भ्रूण हत्या में लिप्त पाया जाता है तो पहली बार पाए जाने पर 3 वर्ष की सज़ा और 50,000 तक रुपए की जुर्माना है, और दूसरी बार अगर वो पकड़ा जाता है तो 5 वर्ष की कैद तथा 1 लाख रुपए तक की जुर्माना का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा के लिए कौन सा कानून बनाया गया है। तो बनाया गया है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, या इसे हम घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के भी नाम से जानते हैं। इसमें जो सज़ा रखी गई है वो है 1 वर्ष की सश्रम कारावास तथा 20,000 रुपये तक की जुर्माना। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं के प्रति बलात्कार या इज्जत भंग करने के अपराध को कठोर दंड का प्रावधान किस वर्ष किया गया है। तो ये किया गया 2013 में निर्भया कांड के पश्चात
अब तो लोग तो जानते ही होंगे कि दिल्ली में कितनी क्रूर हिंसा हुई थी, निर्भया कांड की जघन्य हत्या अपराध हुई थी 2013 में। तो उसी के पश्चात ये कानून बनाया गया कि महिलाओं के प्रति बलात्कार एवं इज्जत भंग करने के पश्चात मृत्यु दंड की सजा दी गई है। इसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम एक्ट कब बनाया गया? 2005 में। नेक्स्ट है, हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार कब मिला? तो ये भी मिला है 2005 में। अब बेटा बेटी एक समान है, उनकी पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित की गई है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 क्या है? देखिए, हिंदुओं की पुत्री को पुत्र के समान ही उसके पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त करने हेतु चाहे पुत्री विवाहित हो या अविवाहित हो, यह एक्ट बनाया गया है। मुस्लिम स्त्रियों को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है, यह हमें जान लेना आवश्यक है कि उन्हें भी पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बच्चों के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए कौन कौन से प्रमुख प्रावधान किए गए हैं? तो उसके लिए प्रमुख प्रावधान है बाल मजदूरी अधिनियम 1986, बाल कल्याण समिति और भारत बाल कल्याण अधिनियम 1978। अब बात आती है कि बाल मजदूरी अधिनियम 1986 क्या है? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी करवाना, चाहे वो माता पिता या विवाह की इच्छा से हो या ज़बरदस्ती, यह संज्ञेय अपराध माना गया है और उसके मानवाधिकार और मौलिक अधिकार का हनन भी है। बाल कल्याण समिति, भारत के सभी राज्यों में बाल कल्याण समिति की स्थापना की गई है और यह समिति बच्चों के कल्याण के साथ साथ आपराधिक प्रवृत्ति के बच्चों को सुधारने के लिए भी कार्य करती है। इसके लिए प्रत्येक राज्य में एक बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना भी की गई है। यह आयोग 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नज़रअंदाज बच्चे या नेग्लेक्ट चाइल्ड किसे कहा जाता है? ऐसे बालकों के लिए केयर एंड चिल्ड्रेन ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट 2000 नामक कानून बनाया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विद्यालयों में बच्चों को दैहिक दंड से बचाने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है? तो वह है बाल अधिकार का सुरक्षा अधिनियम। इसके तहत विद्यालय में बच्चों को सजा देने की प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। उन्हें शारीरिक सजा एवं दंड देना को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। भारत में विवाह हेतु न्यूनतम आयु या उम्र सीमा क्या है? और है क्या है कि सभी धर्मों के लिए है कि लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष। ऐसा नहीं है कि अनेक अलग अलग धर्मों में अलग है, सभी धर्मों में है लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह को रोकने हेतु कौन सा कानून बनाया गया है? उस कानून का नाम है, जो कि 2006 में बना है, द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के नाम से जाना जाता है। 2006 में ही कानून बना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 देश में कब से लागू हुआ? तो लागू हुआ 2007 से। बाद में आती है बात कि बाल विवाह में दोषी पाए जाने पर कितने वर्ष तक की सजा है? तो 2 वर्ष तक की कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना है, या दोनों दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस संविधान संशोधन के पश्चात बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना अभिभावक का मौलिक कर्तव्य समझा गया है? तो यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा। आइए एक फैक्ट इससे संबंधित हम देख लेते हैं कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों एवं बच्चियों को उनके माता पिता अथवा अभिभावक के द्वारा शिक्षा का अवसर प्रदान करने का उपबंध जोड़ा गया है। आइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। आज़ादी के पश्चात किसी भी महिला को आज तक फांसी या मृत्युदंड नहीं दिया गया है। यह एक ऑन रिकॉर्ड चीज़ है कि आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई है। सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्योदय के बाद किसी भी महिला को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसी फैक्ट को हमें ध्यान में रखना है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बिहार में पंचायती राज की संस्थाओं एवं शहरी निकाय की संस्थाओं में महिलाओं के लिए
आधे स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। इस चीज़ को पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान ने 3 रंगों की पट्टियों से निर्मित झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया है? तो स्वीकार किया है 22 जुलाई 1947 में। देखिए इसमें 3 रंग हैं हमारे तिरंगे में, केसरिया है, श्वेत है और हरा है। केसरिया रंग जो है वो त्याग का प्रतीक है, श्वेत रंग है शक्ति का प्रतीक है और हरा रंग प्रगति एवं समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। अब बात आती है कि श्वेत पट्टी पर एक चक्र है जिसमें समान दूरी है, उसमें कुल कितनी तीलियां हैं? तो वह 24 तीलियां हैं, जो कि हमारे 24 घंटे के समय चक्र को चलने की ओर इंगित करती हैं। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र को कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है 24 तीलियों का, वो लिया गया है सम्राट अशोक के सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और लास्ट है कि भारतीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? वो तो अनुपात है 3:2, 3 संबंधे 2। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित नियमों का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो किया गया है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट द नेशनल असेंबली एक्ट 1971 एवं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में। वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अपने निर्णय के आधार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनुच्छेद 19(1) के अधीन एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो धन्यवाद मित्रों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।